हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सी है और सबसे वीकेस्ट करेंसी कौन सी है, और इंडियन करेंसी इस लिस्ट में कहाँ स्टैंड करती है, और ऐसी क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से किसी देश की करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा और किसी देश की करेंसी की वैल्यू इतनी कम है। आइए आज की वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करें। Now, the British pound has fallen to its lowest level ever against the US dollar. India's Reserve Bank has taken the first steps in this direction. India is working to internationalize the rupee. भारतीय रुपया $1 के मुकाबले 80 से ज्यादा हो चुका है, यानी 80 रुपए का $1 आजकल चल रहा है। पुराने ज़माने में व्यापार करने के लिए सोना, चांदी या फिर अन्य धातु का इस्तेमाल किया जाता था। 1200 शताब्दी में सबसे पहले चाइना में पेपर करेंसी का इस्तेमाल किया गया। फिर धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में ये पेपर करेंसी का कंसेप्ट फैल गया। हालांकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अभी भी बार्टर सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता था, जिसमें सामान के बदले सामान एक्सपोर्ट किया जाता था। बाद में गोल्ड के बदले ट्रेड्स चालू हुए और फिर 1973 में फ्री फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की शुरुआत हुई। इसके बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी पहले देखते हैं कि सबसे चीपेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सी है। दुनिया की सबसे चीपेस्ट करेंसी है ईरानी रियाल, जिसका $1 का करीब 42,000 के आसपास होता है। और अगर इंडियन करेंसी में देखें तो एक इंडियन रुपीस करीब 500 ईरानी रियाल होती है। कुछ और भी करेंसीज है जैसे कि वियतनामीज डोंग, इंडोनेशियन रुपया, जिसका वैल्यू भी ईरानी रियाल के आसपास ही। और दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है कुवैती दिनार, जिसका एक कुवैती दिनार $3.25 के आसपास होती है। और इंडिया करेंसी में देखें तो एक कुवैती दिनार 266 INR होती है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी किसी देश की करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा और किसी देश की करेंसी की वैल्यू इतनी कम, कैसे? इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1870 से 1914 तक किसी भी ट्रेड को करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड का यूज़ किया जाता, यानी कि हर एक देश के पास अपना अपना गोल्ड रिजर्व रहता था। और किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड को पूरा करने के लिए या दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए यही गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि 1914 के बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस बंद हो गया, क्योंकि World War I और World War II के बाद बहुत सारे कंट्रीज़ का अपना गोल्ड रिजर्व ख़त्म हो गया। फिर 1944 में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम बनाया गया, जिसको ब्रिटेन वुड सिस्टम भी कहा जाता है। सिस्टम में $US को स्टैंडर्ड करेंसी फिक्स किया गया था और 1 आउंस गोल्ड का प्राइस $35 सेट किया गया था, जिसमें 1 आउंस गोल्ड करीब 28 ग्राम के बराबर होती है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब रेट फिक्स किसने किया। तो 1944 में 44 कंट्रीज़ का सम्मेलन हुआ, जिसमें इंडिया भी शामिल था। और तभी 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई जो आज तक बहुत अच्छे से काम करती आ रही है। और ये ऑर्गेनाइजेशन है IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक कैसे काम करती है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। उस टाइम पे अलग अलग कंट्रीज़ के इकोनॉमिक कंडीशन देख के अलग अलग एक्सचेंज रेट्स फिक्स किया गया था। जैसे कि ब्रिटिश पाउंड का वैल्यू $4.03 में सेट किया गया था, फ्रेंच फ्रैंक का वैल्यू $0.20 में सेट किया गया था, जापानीज येन का वैल्यू $0.23 में सेट किया गया था, और इंडियन रुपीस $0.21 के बराबर था। इसका मतलब कि उस टाइम पे $1 का वैल्यू 4.76 इंडियन रुपीस था। क्योंकि उस टाइम ग्रेट ब्रिटेन की इकोनॉमी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी, इसलिए पाउंड का वैल्यू भी ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि किसी कंट्रीज़ की वैल्यू इतनी कम हो गई और किसी कंट्रीज़ की करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा। और किसी भी करेंसी की वैल्यू उसकी सप्लाई और डिमांड पे ही डिपेंड करती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में किसी करेंसी की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में उसका डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो उस करेंसी की वैल्यू घट जाएगी। इसको समझने के लिए हम इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो $1 करीब 4.76 INR होता था। लेकिन जब 1916 में इन्फ्लेशन आया तो देश का करेंसी का वैल्यू भी घट गई। जब देश में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो करेंसी की परचेसिंग पावर भी कम हो जाती है। अगर 5 साल पहले मैं 500 रुपया में एक सिलेंडर खरीद पा रहा था, तो अभी उसी सिलेंडर को खरीदने के लिए मुझे 1000 रुपया देना पड़ता है। अगर 1000 रुपये में 5 साल पहले मुझे 2 सिलेंडर मिल रहा था, तो अभी मुझे सिर्फ 1 सिलेंडर मिल रहा है। इसके अलावा जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ
तो देश की परिस्थिति और भी बदतर होगी। इन सब कारणों की वजह से 1966 में इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन करना पड़ा और तब फिर $1 इक्वल टू 7.5 रुपीज़ हो गया। इसी तरह इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस चलती रही और INR की वैल्यू गिरती रही। फिर 1971 में फिक्स एक्सचेंज सिस्टम को बंद करना पड़ा क्योंकि US को इंटरनेशनल मार्केट में अपना डॉलर मैनेज करने के लिए मुश्किल हो रहा था। फिर 1973 में वो टर्निंग पॉइंट आया जिसका मेंशन मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम ने पूरा इंटरनेशनल मार्केट को एक नया मोड़ दिया है क्योंकि इस सिस्टम में कोई भी देश की करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। तो अगर कोई देश बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है तो उसी की तरह उसकी करेंसी भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। इसीलिए कुवैत जैसे गल्फ कंट्रीज़ की करेंसी की वैल्यू आज आसमान छू रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करती है तो उसी तरह उसकी करेंसी की वैल्यू भी घटने लगती है। वर्ल्ड वाइड करेंसी वैल्यू की बात करें तो 194 कंट्रीज़ में से इंडियन करेंसी 123 नंबर पे स्टैंड करती है। नेबरिंग कंट्रीज़ में से पाकिस्तान आती है 142 पे, नेपाल आती है 138 पे, श्रीलंका 144 पे और बांग्लादेश 127 पे और चाइना आती है 81 नंबर पे। लेकिन इस लिस्ट को देख कर हम ये भी नहीं कह सकते कि इंडियन करेंसी की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि पॉपुलैरिटी रैंकिंग देखें तो पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेड्स में से 13% ट्रेड्स इंडियन रुपीस में होता है और इंडियन इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आती है। और आने वाले सालों में इंडियन करेंसी की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा होने वाली है क्योंकि इंडिया ने हाल ही में रसिया, जर्मनी और न्यूजीलैंड जैसे अन्य 36 देशों के साथ INR में ट्रेड करना चालू कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने कोई ऐसा चीज़ छोड़ दिया है जो इसमें शामिल होना चाहिए था तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।